अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की दूसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और आपको खुशामदीद। इस प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम जो कनाडा पोस्ट की लेटेस्ट स्ट्राइक की आपको न्यूज़ सुनने में आ रही होंगी, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसके क्या मुहर्रकात हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है। और दूसरे हिस्से में फिर हम जो G20 की लीडरशिप समिट आज कंक्लूड हुई है ब्राज़ील में, उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या हुआ और क्या सिचुएशंस हैं। और इसके साथ हमारे पास और भी काफ़ी न्यूज़ हैं जो हम दूसरे हिस्से में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ अपने गेस्ट से। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली नकवी साहब, जो कि जो कि माशाल्लाह से बहुत सारी डिग्रियों के मालिक हैं। 2 इनके पास मास्टर्स हैं, एक इकोनॉमिक्स में, एक पॉलिटिकल साइंस में और फिर इनकी पीएचडी भी पॉलिटिकल साइंस में है। कनाडा में रहते हुए इनको बहुत अरसा हो गया है और इसलिए कनाडा की इकोनॉमी को, सोशल लाइफ को की नब्ज़ पे इनका हाथ है, आई वुड से। उसके साथ ही जो आवाज़ के नाज़रीन हैं, उनके लिए ये पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नई नहीं है। तो मैं इनसे कहूँगी कि अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका कि अच्छा आपने तारुफ़ कराने का। दूसरी बात ये कि ये प्रोग्राम जो है जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, तो इसमें जो करंट अफ़ेयर्स जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा और बहुत ज़बरदस्त वो है, काविश है और ये आइडिया भी आप ही का था और बड़ा अच्छा आपने ये थैंक शुरू यू। किया, क्योंकि होता ही कि जब हम देखते हैं नाज़रीन बहुत सी जगह तकारीब में गए, ये वो प्रोग्राम तो बहुत से लोग देखते भी हैं, इंग्लिश में भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो हम लोग की कम्युनिटी है उसमें ज़रा यहाँ के मामला ज़रा कम नज़र आते हैं, डिस्कस कम होते हुए। तो जी, तभी आपको ये ख़्याल आया और उसके बाद आपने शुरू जी। किया। तो बहरहाल इस अच्छी नहीं, काविश बहुत का मैं ज़रूर शुक्रिया। एप्रिशिएट मैं भी नहीं, करूँगा। और डॉक्टर साहब मैं समझती हूँ कि ये भी एक उनमें से चंद लोगों में से हैं जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ, जो भी आइडिया मेरे ज़हन में आता है एंड आई रियली एप्रिशिएट कि आप थैंक सपोर्ट किया आपने। हुँ, तो हम लेके इसको चलते हैं, देखते हैं हुँ, कैसा जाता है और नाज़रीन अच्छा जा आपकी रहा हमें दुआएँ भी चाहिए और साथ में जो सजेशंस हैं वो भी चाहिए। है। आप बताइएगा कि इस प्रोग्राम को आपके लिए कैसे और बेहतर किया जा सकता है या क्या इसमें शामिल करना चाहिए, क्या आप सुनना चाहते हैं? चलें जी, प्रोग्राम का फॉर्मली हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके पहले हिस्से में जैसे कि मैंने कहा कि हम कनाडा पोस्ट की जो करंट स्ट्राइक है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे मेरे साथ बैठे हुए हैं 2 मोतबर शख्सियात जो कि कनाडा यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गुरमीत ढिल्लन साहब हैं जो कि रीजनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिसर हैं। जी। और उनके साथ बैठे हुए हैं बर्गर त्रिवेदी साहब, जो कि मेट्रो टोरंटो रीजन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर अस। तो शुक्रिया। आप थोड़ा-सा आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा थोड़ा-सा कि ये यूनियन कब वजूद में आई और इसके क्या मकासद हैं और अब तक इसने क्या कुछ किया है अपने वर्कर्स के लिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सो कैनेडियन यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स एंड लेटर कैरियर यूनियन ऑफ कनाडा 1965 में होंद में आई थी और इन्होंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट 1967 में 1967 में हुँ, CUPW एंड कनाडा पोस्ट ने साइन किया था। 1981 कनाडा पोस्ट कॉरपोरेशन जो है वो कनाडा पोस्ट जो अदारा है सरकारी, वो क्राउन कॉरपोरेशन में बदल गया था। सो इन्होंने इनकी पहली स्ट्राइक जो थी वो 1974 में हुई थी और वो उसमें इन्होंने सबसे बड़ा बेनिफिट जो गेन किया था वो था जॉब सिक्योरिटी का। आज तक की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट कैनेडियन यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स की है वो 1981 में 42 दिन की स्ट्राइक के बाद इन्होंने पेड मैटरनिटी लीव जो है उसका बेनिफिट हासिल किया था, उसको नेगोशिएट करके कनाडा पोस्ट के साथ, और एक प्रेसिडेंट सेट किया था जिसके बाद सभी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को और आज की डेट में सभी कनेडियंस को जो मैटरनिटी लीव की जो वो मिलती है, जी। सहूलत अच्छा। इंजॉय कर रहे हैं वो कैनेडियन यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स की 1981 में देन है स्ट्राइक के बाद। हुँ, अच्छा। सो
That's तो इसकी amazing. हिस्ट्री के या बारे में ये था। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया एट द टाइम, क्योंकि ये तो बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम की, जी। जैसे कि बहुत सारी लेडीज भी काम करती हैं तो उनको भी ज़रूरत होती है, तो दैट्स और रियली अ और गुड इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जब आपने अभी बोला कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, जब हमारे यूनियन ने ये फाइट लड़ी थी 1981 में, हालाँकि हमारे यूनियन में औरतों की तादाद बहुत कम थी। हमारा जो यूनियन है वो सामाजिक इश्यूओं पे जो है ज़्यादा ध्यान देता है। तो उस वक्त हालांकि वुमेन की जो वर्क फोर्स थी कम थी, फिर भी हमारी मेन डिमांड ये थी। अच्छा, तो लेकिन ये जैसे आपने बताया कि उस वक्त जो कुछ मतालबात थे वो इतने यूजफुल थे कि आज पूरी नेशन जो है उससे वो जी। मतलब वो फायदेमंद। मिले हुए हैं। जी। तो क्या अभी भी कुछ इस तरह की कोई चीज ला रहे हैं कि जो आइंदा पूरी नेशन के काम आए? अभी क्या आप लोगों के पॉइंट्स हैं जो आप इस तरह जी बिल्कुल, ये नौबत आई के स्ट्राइक के काम रोका बिल्कुल जाए? हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही बात है। हमारे यूनियन ने हमेशा से समाज के लिए सोचा है। ये जो पोस्टल बैंकिंग जो कि अंटिल 1968 हमारे पास थी और सीनियर ट्रूडो ने उसको बेदखल किया था, वही पोस्टल बैंकिंग हम फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे मुल्क में, वहाँ तक हम इस सर्विस को ले जा सकते हैं। दूसरा हमारा डिलीवरी कम्युनिटी पावर्स दूसरा एक इनिशिएटिव है जो हमने यूनियन ने हमेशा से बोला है कि क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से बन रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बन रहे हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी हैं। आज कनाडा पोस्ट और के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि हम कहते हैं कि भी टिम हॉर्टन्स हर नुक्कड़ पे हैं, लेकिन कनाडा पोस्ट की बिल्डिंग्स उससे भी 3 गुना है। तो हम चाहते हैं कि भी वो जगहों पे ये सर्विसेज अवेलेबल हो जिससे कम्युनिटी का भला हो। यानी वहां से प्रोवाइड की जाए बिल्कुल, वो बिल्कुल। जी, जैसे अगर हर एक इंस्टॉलेशन पे हम चार्जिंग यूनिट लगा देते हैं, तो जैसे आजकल सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मॉल और टू द पार्क और कम्युनिटी सेंटर टू गेट इट चार्ज, जिनके पास घर पे चार्जर नहीं है, तो वो कनाडा पोस्ट की फैसिलिटी पे आके चार्ज कर सकते हैं और इससे कनाडा पोस्ट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, विन विन सिचुएशन होगी। Win-win तो हाँ, उनका भी फायदा और जाहिर है कि कम्युनिटी कंपनी का भी कम्युनिटी फायदा। का भी फायदा। लेकिन अच्छा। इसके जो मुझे लग रहा है कि इसमें काफी कॉम्पिटिटर्स होंगे, कुछ और लोग भी होंगे जो और ऑर्गेनाइजेशंस भी जो सिमिलर सर्विस देना चाह रही होंगी, तो देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू Other companies. कौन ज्यादा कर सकता है इसको बेहतर तरीके से, कुछ ऐसा है? लाइक क्यों नहीं वो मान रहे हैं? ये तो बड़ी अच्छी सी हाँ, बातें लग रही हैं। यही मैं कह रहा था। सी कनाडा पोस्ट कॉरपोरेशन जो है वो पब्लिक कॉरपोरेशन है, पब्लिक सर्विस है। जी। सो हमारा मकसद कभी भी प्रॉफिट के लिए काम करने का नहीं है, और जो आप कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं उनका मकसद कुछ और होता है। तो मैनेजमेंट ये बात क्यों नहीं सोच रही है फिर? अगर पब्लिक क्या है, वो तो कंपनी तो ये बात पहले सोचना चाहिए उन्हें, जो आप लोग सोच रहे हैं एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय। आई गेस अगर ये क्वेश्चन आप मैनेजमेंट को करेंगे तो वो बेटर आंसर दे सही सकते हैं, बात बट एज अ यूनियन हमारी हमेशा ये मांग रही है कि व्हाई डोंट हम हमारे जैसे पोस्टल बैंकिंग भार्गव जी ने बताया है, सीनियर चेकिंग बताया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, तो हम हमेशा एज ए यूनियन ये चाहते हैं कि सर्विस की एक्सपेंशन होनी चाहिए, ना कि जैसे पोस्टल बैंकिंग है जो हमने खो दी है, हम उसको वापस लाना चाहते जी। हैं। और एक दफा कॉर्पोरेशन ने माना भी है कि या वी विल वर्क ऑन दैट, बट उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। तो वजह क्या है उसकी? इंसिस्टिंग ऑन दैट। क्या वजह थी जो नहीं माना? मतलब क्यों डिले टैक्टिस वो यूज कर रहे हैं इसके लिए? We don't want to go into the blame game, but Yeah. मुझे लगता है कि ये चले, सही आप बात के एक विशेष employees ज्यादा बता सकते जी। हैं जो मैनेजमेंट वाले हैं कि क्यों नहीं सही। करते। सही बात है। पोस्टल बैंकिंग की तो आई एम वेरी मच सपोर्टिव ऑफ दैट, क्योंकि मैं जापान में रही हूँ कुछ टाइम, तो उनका जो पोस्टल ऑफिस है और पोस्टल सर्विसेज सेंटर है वो बहुत एक्टिव है ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है उनका पूरे कंट्री में
कि वो हर गांव में, वैसे ही आप जाते हैं, आप तो छोटे लोकल एरियाज में भी जाते हैं, तो क्यों ना साथ में बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए। तो डेफिनेटली आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन विल बी थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन ये देखिए ना, आपने जो इश्यूज रेज किए हैं ये तो बिगर कॉन्टेक्स्ट के हैं, लाइक जिससे चले पूरे कनाडा को फायदा होगा। मेरा इमेज ये था अर्लियर, आई मस्ट से दैट, कि यूनियन का काम होता है अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए बात करना। तो अभी तक आपने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि जो वर्कर को डायरेक्टली हिट करिए कि जी वेजेस उनकी बढ़ा दो, उनको ये कर दो, वो कर दो, वो वाली बात अभी नहीं आई। जी तो आप माशाल्लाह से आपने बड़े प्रोजेक्ट से शुरू किया है, और आपके डेफिनेटली वो भी होंगे कि जी। वर्कर्स की हेल्प के लिए भी। जी, जैसे अभी जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, और मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊं, ये नेगोशिएशंस जो है पिछले 1 साल से चल रही हैं और बिल्कुल अच्छा। मिनिमल इम्प्रूवमेंट हुई है बार्गेनिंग टेबल पे, जिसके कारण हमें ये स्टेप लेना पड़ा है। और जो अनरिजॉल्व इशू है उसमें वेज इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन, या ये हमारी डिमांड है। फुल एलिमिनेशन ऑफ एसएसडी जो डिलीवरी मॉडल है, ये हमारी डिमांड है। प्रॉपर टाइम वैल्यूज, ये 1 मिनट रुकिएगा, ये एसएसडी क्या आपने बोला? ये सेपरेट सॉर्ट डिलीवरी का मॉडल है जो कॉर्पोरेशन लेके आए हैं। तो पहले क्या जो- है उसमें, क्या Okay, यानी so क्या है? पहले लेटर कैरियर जो था वो उसके पास मेल आ जाती थी, वो खुद सॉर्ट करता था और वो खुद टाई आउट करके बाहर डिलीवरी करने के लिए अच्छा लेके अच्छा आता। अच्छा। आजकल जो लेटर मेल है वो मशीन सॉर्ट करके और सीक्वेंस करके भेजती है, ओके। और उसके बाद कुछ मेल जो है जो मशीन नहीं हो सकती, वो मेल जो क्लर्क्स हैं वो सॉर्ट करते हैं और वो जी। टाई आउट करते हैं। जी। और उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट जो है वो फ्लायर्स का है, उसको नेबरहुड मेल बोलती है, तो वो भी लेटर कैरियर के थ्रू ही डिलीवर होती है। एंड पार्सल इज द फोर्थ वन, एंड पैकेट्स। तो अब एक लेटर कैरियर जो है वो उसका अंदर वाला काम जो वो सॉर्ट करता था वो खत्म हो गया, तो उसे बाहर ही 6 से 7 घंटे काम करना पड़ता है। तो कनाडा जैसे वेदर में पहले जैसे जॉब रोटेशन हो जाती थी कि 2 घंटे उसने अंदर काम किया तो 3-4 घंटे 5 घंटे उसने बाहर काम किया। जी। इस मॉडल में उसको 6 से 7 घंटे बाहर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सॉर्टेड है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बंडल तो हो गया आपका जो सीक्वेंस मेल का है, जी। उसके बाद एक बंडल हो गया जो आपका अनसीक्वेंस मेल का हुआ, तीसरा बंडल आपका हो गया जो फ्लायर का है। तो आप इमेजिन करके देखो कि आप 3 चीजें हाथ में पकड़ के, और फिर आपको एड्रेस भी पढ़ना है और डिलीवर भी करना है और रोड पे जाना है। ये नहीं है कि आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में है, जी। आप बाहर चाहे तो स्नो होगी जी। या सर्दी होगी या बारिश धूप होगी होगी, या रेन बारिश होगी। होगी, कुछ ना कुछ तो वेदर का होगा, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और आप बाहर रोड पे चल रहे हैं, तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या किस किस से बच के रहना है, क्या करना है। जी। तो क्योंकि आप किसी के प्राइवेट मेल है, सभी की प्राइवेसी है, सही तो बात। उसको आप डील कर रहे तो हैं। उसका क्या सोल्यूशन आपने कहा था जो तो इसके ये आगे क्या ये है करें? ये एसएसडी? तो एसएसडी का सोल्यूशन यूनियन ये कह रही है कि पहले तो फुली एलिमिनेट होनी चाहिए, कि हम पुराने मॉडल पे चले जाएं और उससे काम करें। और अगर फिर ये है कि चलो अगर इस पे नहीं जाते तो कम से कम उसकी प्रॉपर टाइम वैल्यू मिले। जैसे 3 चीजें आ रही हैं, तो लेटर कैरियर वहां पे 2 बंडल का एक बंडल बना ले, जो कम से कम 2 बंडल तो पहले भी होते थे। जो तीसरा बंडल है वो आप इमेजिन करके देखें कि 2 हाथ हैं और 3 बंडल है, तो आप कैसे उठाओगे? और इट्स नॉट कि आपने एक ही दिन काम करना है, आपने ये 52 वीक्स और कम से कम Forever, all the time. 60 Yeah. की एज तक तो आपने करना ही है। जी। बट जो आज का पे रेट है उसके हिसाब से हमारे जो कुछ मेंबर्स हैं वो इवन फूड बैंक पे जाके अपना फूड लेके आते हैं, तो यहाँ तक की नौबत है। लोगों को ये लगता है बाहर कम्युनिटीज में कि ये बड़े वेल पेड है, मगर मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सिंस 2011 जब हमें बैक टू वर्क किया गया था, तब से आज तक कट पे कट लग रहा है। What is that? What is that back to work? What does that mean? सो बैक टू वर्क ये 2011 में हमें हार्पर एरा में कॉर्पोरेट होता ये है कि जब आप स्ट्राइक करते हो तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके आपको बैक टू वर्क भेज देती है। Right. तो यहाँ पे 2011 में कॉर्पोरेशन ने हमें लॉकआउट किया था, हम स्ट्राइक पे नहीं गए थे, और फिर हार्पर गवर्नमेंट ने हमें बैक टू वर्क। Oh, I see. Got it. और उसके बारे में कि भाई जुडिशियल यूनियन ये स्ट्राइक खत्म करो एंड बैक टू वर्क। ओके, गॉट इट। और 2018 में भी जब हम रोटेटिंग स्ट्राइक पे थे तब उन्होंने हमें बैक टू वर्क लेजिस्लेट किया था, और उसके बाद हमें बाइंडिंग आर्बिट्रेशन के लिए भेजा था। 2011 में जो टेबल पे कॉर्पोरेशन हमें दे रही थी, हार्पर गवर्नमेंट ने उससे भी कम वेजेस हमें दिए थे।
सो बेसिकली जो ऑलरेडी एग्रीड थे वो भी काट लिए। दैट्स व्हाट मैं कह रहा था कि कट पे कट लग रहा है, और 2011 से हम हर बार लूज कर रहे हैं। और पिछली बार जब 2022 में हमारा कलेक्टिव एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, उस समय कोविड की सिचुएशन चल रही थी, पेंडेमिक की, तो इन अ गुड फेथ यूनियन ने कॉरपोरेशन के साथ मिलके 2% पर ईयर की रेस लेके 2 साल के लिए एक्सटेंड किया था कलेक्टिव एग्रीमेंट, ताकि सभी जने पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो पेंडेमिक के बाद, और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उसके बाद हम बातचीत से मसला हल कर लेंगे। जबकि आप देखें तो उन सालों में 2023 और 2022 और 2023 में जो इन्फ्लेशन था वो 6.8 और 4.5% रिस्पेक्टिवली, बट हमने 2% पे रेस, यानी कि हमने इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं किया। ताकि सब जने अगर वो उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो लेट्स वर्क टुगेदर। एंड अब हमारी यूनियन का ये था कि अगर अब अच्छे दिन आए हैं तो कम से कम हमें जो हमारा बनता हक है वो मिलना चाहिए। And that's what लेकिन we are fighting. वो तो उनका, मैंने आज की जो न्यूज़ रीड है वो देखी है, उसके मुताबिक तो वो $3 बिलियन का वो कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है हमें सिंस 2018 कनाडा पोस्ट वाले। तो अगर लॉस है तो फिर वो कैसे आपको वेजेस अच्छे दिन इंक्रीज कहाँ से करेंगे, लाइक होगा? कैसे होगा फिर ये जो भी आपकी डिमांड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे फिर फुलफिल होंगी जब सिचुएशन जो है थोड़ी। वो जो अभी $3.2 बिलियन का जो लॉस दिखा रहे हैं, इट वाज बिकॉज वो कह रहे हैं कि भाई वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्होंने 4 साल के लिए या 5 साल के लिए बनाया था। यूनियन का मानना यह है कि यदि आप बिजनेस रन कर रहे हैं और कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं, तो जब वो प्लान आपको दिख रहा है कि भी पहले साल में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है, तो देन व्हाई वुड यू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी जो रिसेंट ईयर में जो उन्होंने 740 मिलियन डॉलर का जो लॉस या बोला है जी, उसमें भी यदि हम देखने जाएं तो वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने 400 से ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय किए हुए हैं, जो कि अभी हाल के दौर में वैसे ही पड़े हैं क्योंकि उनके पास खुद चार्जर भी नहीं लगे हुए हैं। So they have invested but they are not using it. अच्छा, तो आपका ख्याल है, जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि जो मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि आप अपने प्रोजेक्ट्स प्रपोज कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं पोस्टल बैंकिंग का या डिलीवरी सिस्टम का जो भी तो वो जो भी आपके प्रपोजल्स हैं, आप समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर प्रपोजल्स हैं, उससे कनाडा पोस्ट ग्रो ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल वैसी भी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो वो लॉस दिखाना चाह रहे हैं वो असल में एक किस्म का इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स नॉट एन ऑपरेशनल लॉस। Oh, I see. Okay. It's not operational loss, but it is an investment in your own business, कभी जिससे वो फायदा कर सकते हैं। हम उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन वो लॉस नहीं है, इट्स एन एसेट। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा भार्गव जी की बात में, कि अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट बोनसेस देती है क्या? कनाडा पोस्ट कॉर्पोरेशन जो है ऑल द वे फ्रॉम सीईओ से लेके सुपरवाइजर तक वो हर साल बोनसेस देती है और हर साल वो कहती है कि वो लॉस में जा रही है। आप भी एक बिजनेस रन करते हो अगर, तो क्या आप अगर लॉस में जा रहे हो तो आप अपने जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको बोनसेस दोगे? सिर्फ अगर बोनस नहीं मिल रहा है तो जो वर्कर्स हैं उनको नहीं मिल रहा है, बाकी सभी को बोनस मिल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1 साल से ये नेगोशिएशन चल रहे थे आप लोगों के, लेकिन अब जबकि ये वक्त है थोड़ा सा, क्योंकि हर एक जो होता है अपने क्रिसमस गिफ्ट्स का और इस तरह की ज्यादा ही चीज बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसी वक्त ये स्ट्राइक का आप समझते हैं कि ये मुनासिब इसलिए था कि ताकि जरा प्रेशर में आए कंपनी, या ऐसा कुछ था? या मुझे लगता है कि ये सारा कुछ अप टू द फनल होते होते यहाँ तक आ गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि अगर हम इस क्रिसमस के बारे में सोचते तो हम 1 साल पहले नेगोशिएशन नहीं शुरू करते।
है ना? नहीं आपने बताया कि तो हाँ, तो हम्म। 1 साल से नेगोशिएशन जब मजबूरी हो गई तो फिर बट एक पॉइंट आता है जब आप कहते हो इनफ इज इनफ, Enough, नाउ वी सही वांट टू बात मूव और हाँ, वी हैव makes टू sense, क्रिएट makes सम sense. प्रेशर और वी हैव टू क्रिएट जी 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 मेक सेंस जी तो आपकी क्या एंटिसिपेशन है, ये कितना टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व होने में? वेरी क्विकली इफ यू मेंशन दैट। अभी भी पार्टीज दोनों कल फिर से एक नया मीडिएटर जो है गवर्नमेंट ने जी। अपॉइंट किया है, पहले भी 2 मीडिएटर्स थे, तो अभी पार्टीज दोनों टेबल पे हैं, वो बराबर मिल रहे हैं उनसे, एंड कभी भी किसी भी समय हम आस करते हैं कि कभी भी अच्छी बात। खबर आ सकती है, बिल्कुल आनी चाहिए, हम बहुत अच्छी दोबारा बात है। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ कि हम पिकेट्स पे खड़े हों, हम हमारे भी वर्कर हाँ। चाहते हैं कि वो अंदर जाके हाँ। काम करें, सही और लेटर बात। कैरियर्स चाहते हैं कि वो जाके बाहर डिलीवरी करें और कम्युनिटी को सर्व सर्व करें। करें। दिनेश, कोई लास्ट मिनट पे अगर आपको हाँ, कुछ कोई कहना नहीं। है तो। लास्ट मिनट में मैं कम्युनिटी का थैंक्स करना चाहता हूं जो इस टफ टाइम पे हमारे साथ खड़े हैं, और मैं उनको एक बात आपके इस चैनल माध्यम से और प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं कि जो कनाडा पोस्ट है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड अदारा है, उसमें एक भी टैक्स पेयर का एक भी पैनी जो है वो यूज नहीं होती, ये अपने स्टैंप्स और पार्सल और लेटर मेल के रेवेन्यू से हम ये जो भी खर्चा है वो करते हैं। एंड अगेन मैं सभी सारी कम्युनिटी का थैंक यू करना चाहता हूँ। Thank और you so हम much for आवाज being एंटरटेनमेंट का भी और थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम हमारी बात आपके दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन शुक्रिया। करने का और क्लैरिफाई करने का कि क्या इश्यूज हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, और कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. It's Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। वेलकम बैक। तो इस प्रोग्राम के हिस्से में हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे। बात शुरू करते हैं, लेकिन G20 की जो लीडरशिप समिट कंक्लूड हुई है आज ब्राज़ील में, 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी या समिट थी, जिसमें सारे बड़े बड़े लोग चौधरी इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के, वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो जैसे कि नाम से जाहिर है इट्स G20, तो इसमें 20 तो नहीं 19 ममालिक शामिल हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन एज 20th आई वुड से वो है, और अभी इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम अफ्रीकन यूनियन को भी इन्होंने मौका दिया। तो ये देखें कंट्रीज़ की लिस्ट आपके सामने आ रही है कि अर्जेंटीना भी है, उसमें टर्की भी है, रशिया भी है, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया भी है इंटरेस्टिंगली, और सऊदी अरेबिया है फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज, दे आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव। बाकी तो जाहिर है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो हैं। यूरोपियन यूनियन को जो वन यूनिट ने इसलिए किया है क्योंकि उनकी तो करेंसी एक ही हो सकती जी, वो हाँ जी कंबाइन जी। और ये भी एक इंटरेस्टिंग, उसी में आप देखें, अगर दोबारा तस्वीर देखें कि इस दफ़ा ब्राज़ील में हुई है, अगर अभी आती है तस्वीर कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है जो ब्राज़ील है। दैट्स लवली टू सी कि कितना खूबसूरत Caribbean, like not the Caribbean, but the South America is itself. Interestingly, ये जो G20 है, इसका मैं कुछ डेटा देख रही थी, तो देख रही थी कि ये बेसिकली 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP कवर करता है। ये 19 कंट्रीज ओनली 85%, इट्स अ बिग नंबर। और आपको पता है टोटल कंट्रीज जो है वो 195 हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 5 में से, और वो हमारी पैलेस्टाइन स्टेट भी जैसे वो अलग से है, तो उन सब को अगर आप इकट्ठा करें तो उनमें से 19 कंट्रीज जो हैं वो कवर कर रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड GDP। 75% ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के दरमियान में होती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग था देख के कि मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव्स इन दीज कंट्रीज एज वेल। तो 56% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन कंट्रीज, 20 कंट्रीज में ये 56% पॉपुलेशन जो है वो रह रही है। तो बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जी, कि अगर हम उसको देखें कि कितने परसेंट लोग हैं और कितने परसेंट जी इनका, उनकी जो इनकम है इन लोगों की। जी बिल्कुल सही बात है। तो यही एक लिहाज से दुनिया को चला रहे हैं दूसरे लफ्जों में। तो इसीलिए जब ये चौधरी इकट्ठे होते हैं तो फिर ये डिसीजन मेकिंग करते हैं ट्रेड के बारे में, एनर्जी सेक्टर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, या और भी जो भी जो ये कॉन्फ्रेंस इसका कुछ लेटेस्ट क्या जी। तो इसमें ट्रेड और इकोनॉमी के से ही ज्यादा रिलेटेड था, बट इट वाज ओवरशैडोड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रम्प। ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो जो चेंज आ रही है यूएस में, उसका इम्पैक्ट इनकी कन्वर्सेशन में या इनके सारी डिसीजन मेकिंग में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑब्जर्व करना कि
इसका क्या फर्दर रोल होगा G20 का, क्योंकि ट्रम्प तो बहुत सारे डिसीजंस अपने ओन पे करना चाह रहा होता है और दूसरों को नेटो के हवाले से नेटो के एग्जैक्टली नहीं, तो या अभी इन्होंने जो यूक्रेन के बारे में इसमें डिसीजन इसमें किया है तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी, नॉट एवरीबडी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। रशियन जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं आया क्योंकि जाहिर है यूक्रेन में वॉर हो रही है। लेकिन जो एक लिहाज से थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री आई वुड से कमेंट ये है कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज इसमें हैं, जैसे टर्की है और वो थोड़ा जी इंडोनेशिया भी है, सऊदी अरेबिया भी है। लेकिन ये जो पैलेस्टाइन का केस है, जो गजा का केस है, उसके लिए इन कंट्रीज ने थोड़ा सा मुझे लगता है कंट्रीब्यूट किया है। तो दे हैव अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन पैलेस्टाइन इशू एंड आई एम हैप्पी टू सी कि उस जॉइंट डिक्लेरेशन में उन्होंने पैलेस्टीनियंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छी बात है कि इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो पैलेस्टीनियंस हैं और वो इशू है एंड दे अफर्म्ड कि उन्होंने एंडोर्स किया है कि पैलेस्टीनियंस का राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन और वो जो हम कहते हैं कि वो रिटेलिएट जो कर रहे हैं, जो अपने आप की सर्वाइवल के लिए जो वो जंग लड़ रहे हैं वो उनका हक है, इसको उन्होंने माना है। और फिर इन्होंने कमिटमेंट यही कि 2 स्टेट यूनियन सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन जो वो चाहते हैं वही होना चाहिए। तो ये इन्होंने इसको ये उनकी डिक्लेरेशन में ये बाकायदा ये चीज़ शामिल हुई है। एक और पॉइंट जो मैं नोटिस करी थी, इसराइल जो है वो G20 का हिस्सा नहीं है। So that's also interesting to observe कि वो क्यों हिस्सा नहीं है। नॉर्मली तो GDP या उनका कुछ इस तरह की आई हैव नो आइडिया हाँ कि वो किस वजह से, अभी मैंने इसको रिसर्च करनी है। ये हमारे ऑडियंस जो है वो रिसर्च करके हमें कुछ बताएंगे कि ये इसराइल जो है वो G20 का हिस्सा क्यों नहीं है। तो ये तो था इसके बारे में जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है और इसकी जाहिर सी बात है काफ़ी इसमें डिस्कशन हो रही है ऑनलाइन के जो हमारा ट्रूडो गया हुआ था वहाँ पे वो किससे मिला है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी वाइल मीटिंग विद अदर लीडर्स, उससे अंदाजा होता है। जैसे कि अभी वो बात हो रही थी कि जब कलेक्टिव पिक्चर का टाइम आया तो जो US का भी और कनाडा का वो ये दोनों नहीं थे वहाँ पे शुरू में। तो ये इस तरह की जो छोटी मोटी बातें हैं या जो कनेडियन का हमारे ट्रूडो साहब हैं वो मिले हैं मैक्सिकन काउंटर पार्ट से भी, तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो लगने वाला है तो उसको कैसे एड्रेस करना है। जो नाफ्टा हुआ करती थी, अभी तो उसका नाम चेंज करके 2 नाम है कनाडा वाले, हम उसको कनाडा US मैक्सिको एग्रीमेंट बोलते हैं। तो उसके रेफरेंस में इन्होंने मैक्सिकन जो काउंटर पार्ट है उससे भी बात की है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सारे लीडर्स एक दूसरे से मिलते मिलाते रहे। एक न्यूज़ आपके पास भी है, आप शेयर करना चाहेंगे? अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इन्फ्लेशन के हवाले से जो अभी ये आया है कि इस साल ये पिछला जो महीना है इसमें इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन रेट, और उसकी वजह से जो अभी ख्याल पाया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक ऑफ कनाडा कम करेगी नेक्स्ट दिसंबर में जो एक्सपेक्टेड है। तो ख्याल ये है कि अब शायद चूंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है तो इसकी वजह से अब जो है उस बात का कम इम्कान है कि जो इंटरेस्ट रेट और गिरना था वो शायद वहीं पर ही बरकरार रहेगा। ये एक चीज थी। सही बात। और चूंकि इसका इफेक्ट जो है हमारी जितना ये जो हमारे हाउसिंग की जो पड़ता है सारी चीजों पे वे इंटरकनेक्टेड है। मैनी पीपल जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो बाय करना चाह रहे हैं घर वो वेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा तो हम घर लेंगे, तो इसका डेफिनेटली मार्केट पे इफेक्ट होगा। देखते हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे जब इस तरह के इश्यूज इमर्ज होंगे। अगली न्यूज आज जो न्यूज थी कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में एक डिस्कशन था कि ये जो जितने भी मजहबी मकामात होते हैं जैसे कि मंदिर है या चर्च है या मस्जिद है, जितने भी सारी चीजें, तो इनके कुछ 200 कुछ ऐसा उसका उन्होंने रखा है कि उसके दौरान कोई प्रोटेस्ट करने की किसी को भी इजाजत नहीं हो। सही बात। किसी भी मजहबी मकाम पे जी मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी चीज बहुत है, हर रिलीजन दूसरे रिलीजन की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी तो अगर इस तरह का कोई वो भी बन जाए तो किसी भी कोई आम आदमी ऐसे आके गड़बड़ करने का सोचेगा भी नहीं। एक तो रिस्पेक्ट है और दूसरी हम सारे बहुत सेंसिटिव भी हैं। अपने रिलीजियस मैटर की तरफ हम बहुत सेंसिटिव हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। एक छोटी सी बात भी जो है वो बढ़ जाती है, बहुत फील हो जी।
तो इस बस मेरे वही- ख्याल से ये इसी वजह से शायद हुआ है, ये जो पिछले दिनों में पिछले दिनों थोड़े कुछ वाकयात ऐसे जी हुए कि वाकयात जिसको हुए थे। हाँ, सही बात तो इसलिए हुआ है, अच्छी चीज है ये, और जी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात Religion है। की है। अच्छा जी, एक और न्यूज़ भी मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी शेयर की जाए, और इससे ये पता चलता है थोड़ा सा कि पॉलिटिकल लैंडस्केप किसी भी कंट्री का दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होता। हम पाकिस्तान की बड़ी बात करते हैं कि वहाँ पे कीचड़ उछाला जाता है दूसरे मिनिस्टर्स के बारे में या ये वो, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं। जो कि नहीं होना चाहिए भारत। बाज़-औक़ात कोई रियल होता है, कोई नहीं रियल होता है, वो उसको भी देखना पड़ता है। हाँ, हाँ। तो अभी जैसे कि रिसेंटली आज की न्यूज़ है कि एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है इनके, जो फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रैंडी बुसेनॉल्ड, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, उनको कहा जा रहा है कि वो रिजाइन कर दें क्योंकि उन्होंने अपना कुछ कनेक्शन इंडिजिनस ग्रुप के साथ बनाया हुआ था कि प्रोबेबली दे आर आल्सो इंडिजिनस और समथिंग, कि कोई उनके ग्रैंड पेरेंट्स वर इंडिजिनस। तो वो पता चला है कि वो गलत बात है। इवन उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया हुआ था ये कोविड के दौरान, कोई फार्मेसी से रिलेटेड उनका बिजनेस था, जिसको भी उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था अपनी इंडिजिनस अफिलिएशन के साथ, और तो वो भी रॉन्ग था। या तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इन साहब को, ये एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, इनको रिजाइन करना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग देखे ना कि यहाँ पे भी इस तरह के लोग झूठ भी बोलते हैं, गलत बयानी भी करते हैं, फिर पकड़े भी जाते हैं, फिर उस तरह की डिस्कशन होती है। देखिए किस तरह से हमें अच्छा खासी मालूमात मिल जाती है, इंफॉर्मेशन जो कि आप जी। तैयारी करके जैसे लेकर आती हैं, ऐसे ही थोड़ा और बहुत उसके दूसरे जी क्या क्या इस पे और दूसरे एस्पेक्ट हो सकते जी हैं बिल्कुल उससे। तो ये इस लिहाज से बड़ा मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, जी। और आप लोग जो ये आगे बढ़ेगा, आप लोग देखिएगा कि इतनी कुछ मिल पाएगा यहाँ से कि मेरा ख्याल है होपफुली वी आर गोना ब्रिंग मोर। चले अभी लास्ट मिनट में थोड़ी सी एक दो खबर और दे देती हूँ कि वो कैरेट्स का मैं जैसे बात करी थी, वो यूएस में ज्यादा है, 18 स्टेट्स में ये प्रॉब्लम हुआ है कि ये जो गाजरे हम खाते हैं, ऑर्गेनिक गाजरें, जो स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्स ब्रांड है और पीसी ब्रांड है, उनकी जो ऑर्गेनिक गाजरें हैं वो कंटेमिनेटेड हैं, और उनमें ई कॉली कोई वायरस है जिसकी कंटेमिनेशन हुई हुई है उसके अंदर, और वो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको वही डायरिया या आपके जो स्टमक अपसेट वगैरह हो जाता है, वो मसाइल हो सकते हैं। तो अगर आपके फ्रिज में वो पड़ी हुई हैं कैरेट्स या गाजरें, तो आई वुड रिकमेंड कि उनको निकाल दिया जाए। स्पेशली वो सेल होती हैं सोबीज में और लॉबलॉस में और सेफवे में, जस्ट सो यू नो। एक और लास्ट खबर जाते जाते वो ये कि मून पे हम जा रहे हैं, आपको पता है, तो हम तो शायद ना जाएं, हमारी अगली जनरेशन शायद पहुंच पाए वहां तक। अभी कनाडा जो है वो लॉन्च कर रहा है अपना रोवर, या अपनी कश्ती लेके वहां पे जा रहा है, तो वो ढूंढ रहा है नाम। तो अगर आप अगर आपको शौक है कि आप भी पार्टिसिपेट करें जो भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं मून पे जाने के, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके तो आप अपना नाम प्रपोज कर सकते हैं। उनके नाम है, वो सर्वे कर रहे हैं, नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। एक है करेज, करेज नाम अगर आप चुनना चाहें उस कश्ती का जो जानी है वहां पे, तिश्तरी कहना चाहिए मे बी, ग्लेशियर, फिर इस तरह वाले नाम हैं। तो आप जरा वेबसाइट पे चेक कीजिएगा। तो दैट्स नॉन इकोनॉमिकल, नॉन पॉलिटिकल, बट Yeah, I thought why not sharing this news as well. तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने का, और अल्लाह हाफिज।